Hello students, myself Professor Anil Kumar and today we will be covering the next topic of data structure. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अरेज़। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमें अरेज़ के बारे में सारी इंट्रोडक्शन हमने करनी है। उसके बाद मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और इन पे ऑपरेशंस क्या है और इनके एप्लीकेशंस क्या है, तो वो हम होपफुली जो है इस वीडियो में सारा कुछ देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरेज़ की। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में या इंट्रोडक्शन में देखा था कि इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या था कि फ़ाइनाइट मतलब आपका जो है वो फिक्स नंबर ऑफ़ आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड मतलब आपने नंबरिंग कर रखी होती है, मतलब हर एक का एक यूनिक सक्सेसर होगा, मतलब पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, दूसरे नंबर पे कौन सा है वो। और होमोजीनियस मतलब आपके जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होंगे सारे, अगर हैं तो सारे इंटीजर होंगे, अदरवाइज सारे कैरेक्टर्स होंगे, मतलब उनकी डेटा टाइप जो है वो सेम होगी। तो इसकी जो हमने एग्ज़ाम्पल, जैसे इसको हम अब जब इसकी नोटेशन करते हैं तो हम नोटेशन कैसे करते हैं, हम पहले एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में हम जो है उसका साइज़ देते हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कई बार इसको k से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मतलब ये क्या है, फाइनल सेट कि आपका आपके एरे में फाइनली कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमने अगर लिख दिया a ऑफ 10, तो यानी कि मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं। तो उसके बाद जो इसका आता है कंसेप्ट आता है इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट का। तो जब आपने इस एरे को असेस करना होता है तो आप इसकी सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं, यानी कि ए ऑफ सब्सक्रिप्ट, यानी कि ए ऑफ 1 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ए ऑफ 2 जो है सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ए ऑफ 3 जो है वो थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी तरह आपका जो ए ऑफ n है वो लास्ट वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको समझने के लिए जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कोई एरे ले लिया 10, 20, 30, 40 और ये यहाँ पे ये 50 आ गया। तो ये मान लीजिए आपके पास एरे है। एरे की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो इसकी जो स्टोरेज है वो कंटिग्यूस होती है, तो उसलिए भी इसको जो है वो असेस करना आसान होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल ये देख लेते हैं, ये एरे है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए के नाम से। तो ये एरे हो गया, इसमें 5 एलिमेंट्स हो गए, सो इसका मतलब ए ऑफ 5, एन की वैल्यू क्या आएगी 5। तो अब जो पहले वाला एरे है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ऑफ 1 के साथ असेस करेंगे, इसको ए ऑफ 2 के साथ, इसको ए ऑफ 3 से, इसको ए ऑफ 4 और ये लास्ट वाले को ए ऑफ 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, हम एल्गोरिदम के हिसाब से बात करेंगे, तो हम वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप सी लैंग्वेज की बात करोगे तो वहाँ इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम जो है जनरली यहाँ पे एल्गोरिदम की बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि जो आपका एल्गोरिदम है आप वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम जो मेनली जो बात करेंगे हम एल्गोरिदम स्किप करेंगे। तो अब ये तो हो गया कि आपका एरे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एरे का इंडेक्स कैसे होता है, एलिमेंट्स कैसे होता है। अब इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है इसको हम बोल देते हैं लोअर बाउंड, मतलब सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो इसको LB के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला हो गया आपका अपर बाउंड, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसे हमने बोल दिया अपर बाउंड, मतलब ये साइज़ का। यहाँ पे 50 वैल्यू नहीं गिननी है आपने, ये वाला गिनना है कि आपका आप 5 इंडेक्स मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो तो उसे हमने अपर बाउंड बोल दिया। 1 जो है आप सबसे लोएस्ट इंडेक्स यूज़ कर रहे हो तो इसलिए इसको हमने लोअर बाउंड बोल दिया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं UB के साथ, इसको हमने LB के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर आपको साइज़ इन टर्म्स आपको एक फार्मूला इसका बनाना हो तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, UB अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो ये आपका साइज़, आप इस तरह भी इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपकी अपर बाउंड की वैल्यू होगी 5, LB की वैल्यू होगी 1 और प्लस आपने 1 कर दिया तो 5 माइनस 1 4 प्लस 1, तो आपका टोटल जो है एरे का साइज़ क्या है 5। वैसे तो आपने यहाँ पे भी साइज़ जो है वो यूज़ किया है, पर इसका आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखोगे, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब इसी एग्ज़ाम्पल को हम जो है मेमोरी में रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि मेमोरी के टाइम क्या होगा। तो मेमोरी में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपको कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन मिलती है। कंटिग्यूस मतलब लगातार, यानी कि अगर पहला है तो उसके साथ वाला, आप ऐसा सोचिए कि एक रूम अगर पहले वाले इंडेक्स को पहले वाले एलिमेंट को मिल गया तो उसके साथ वाला रूम दूसरे को मिलेगा,
उसके साथ वाला तीसरे को, उसके साथ वाला चौथे को। ऐसा नहीं कि इसका रूम नंबर 1 है तो जो अगला एलिमेंट है उसको कहीं उठा के कहीं और जगह दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन। तो जैसे यहाँ पे हम इन्होंने एग्जांपल दे रखी है कि ये मान लीजिए ये 2000 पे है, तो अगर ये इंटीजर है तो और हम मान के चल रहे हैं कि हम 2 बाइट्स जो है वो एक इंटीजर को देते हैं, तो ये 2002 पे बैठा होगा, ये 2004 पे, ये वाला 2006 पे और ये 2008 पे, ठीक है। तो 2000 से लेके 2001 इसने कवर कर लिया, 2002, 3 इसने कवर कर लिया, 4 और 5 इसने कवर कर लिया, 6 और 7 इसने, 8 और 9 इसने। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए अगर आपने एड्रेसिंग के साथ डील करना है, तो यू शुड नो ओनली अबाउट द बेस एड्रेस। मतलब अगर आपको बेस एड्रेस पता है, यानी कि पहले वाले एलिमेंट का अगर आपको एड्रेस पता है, तो आप उसके बेसिस पे सारे एड्रेसेस जो निकालोगे। फॉर एग्जांपल आपको A(1) का जो एड्रेस पता है कि हमारे पास एड्रेस है इसका 2000, तो इसके बेसिस पे आप सभी एड्रेस जो वो निकाल सकते हो। तो उसके लिए जो है हम फार्मूला इन्होंने एक डेवलप किया है। तो फार्मूला क्या है, आप वैसे ही सोचिए कि आप इसमें प्लस करते जाओगे वैल्यू। अगर ये 2000 है तो अगर उसका एलिमेंट अगला निकालना है तो 1 प्लस, अगला है तो 2, उससे अगला है तो 3, उससे अगला है तो 4। तो इसको जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि एड्रेस ऑफ kth एलिमेंट, यानी कि kth एलिमेंट जिसको आपने ढूंढना है। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास n एलिमेंट्स हो गए, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया kth एलिमेंट कि kth को हमने ढूंढना है, उसका एड्रेस ढूंढना है। यानी कि a ऑफ k का अगर आपने एड्रेस ढूंढना है तो आप क्या करोगे, आपको क्या पता होना चाहिए, बेस एड्रेस आपको a का पता होना चाहिए, उसमें आप क्या प्लस करोगे, साइज़ आपका जैसे यहाँ पे 2 बाइट्स है, और k की जो भी वैल्यू है उसमें से आप लोअर बाउंड की वैल्यू जो माइनस कर दोगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम ये A4 का जैसे अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमने A4 का अगर कैलकुलेट करना है तो बेस एड्रेस आपका आ गया 2000, साइज़ हमारे पास 2 बाइट्स है, k की वैल्यू होगी 4, लोअर बाउंड है आपके पास 1, तो 2000 प्लस 2 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2006। तो यहाँ पे भी आपका 2006 आ गया और यहाँ पे भी आपका 2006 है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका फार्मूला है। अगर आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाता है तो आप बता दोगे कि आपने kth एलिमेंट की अगर मेमोरी ढूंढनी है तो आपके पास ये वाला फार्मूला है। उसके बाद अरेज में हम देखते हैं इसकी असेसिंग, ट्रैवर्सिंग। अब इसके ऑपरेशंस की बात करेंगे। ये थे एरे की इंट्रोडक्शन के, एरे क्या होते हैं और उनको मेमोरी में कैसे एलोकेट करते हैं। अब इसमें आएंगे ऑपरेशंस। तो जो हमने ऑपरेशंस लास्ट टाइम पढ़े थे वही ऑपरेशन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में हमने क्या बोला था कि हम हर एलिमेंट को जो है एक बार असेस करते हैं या यूज़ करते हैं। तो अब क्या है कि आपको यहाँ पे एल्गोरिदम्स पढ़ाए जाएंगे, आप एल्गोरिदम के बेसिस पे जो है वो करोगे। तो एल्गोरिदम में क्या है, एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि मैंने पहले आपको बताया कि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिदम जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम एक एक एल्गोरिदम की बात कर लेंगे। वैसे जनरली अगर आपको देखना है तो आप क्या देखोगे, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी कि यहाँ पे 10, ये 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और ये 50 है। तो अगर आई की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे n तक लेके जानी पड़ेगी, यानी कि 5 तक लेके जानी पड़ेगी, और हर वैल्यू को आप असेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने जब एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे ट्रैवर्स, ये आपके एल्गोरिदम का नाम होगा, ए आपके पास बेस एड्रेस होगा, लोअर बाउंड आपके पास लोअर बाउंड की वैल्यू होगी, यू भी आपके पास अपर बाउंड की वैल्यू होगी। तो ये आपके पास आ गया। आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया, आई में हमने किसकी वैल्यू डाल दी, लोअर बाउंड की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई प्रोसेस टू ए। अप्लाई प्रोसेस टू ए मतलब आपने उसकी वैल्यू को प्रोसेस करना है, यानी कि असेस करना है, प्रिंट करना है, या जो भी आपने करना है। तो उसका इन्होंने जनरल सा नाम दे दिया ए ऑफ आई, ठीक है। तो ये कब तक हम करेंगे, और ये करने के बाद एक वैल्यू को असेस करने के बाद, आई की वैल्यू को असेस करने के बाद हम क्या करते हैं, आई को आई प्लस प्लस कर देते हैं। तो आई प्लस प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस 1, ठीक है। तो आपने इंक्रीज़ काउंटर कर दिया। उसके बाद आप इसको, इस वाले स्टेप को जो है वो एंड कर दोगे। तो अभी हमने यहाँ पे नंबर देने होते हैं। ये फर्स्ट नंबर हो गया, सबसे पहले आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद ये वाले प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है। तो आप क्या लिखोगे, आप फॉर लूप नहीं लगाओगे क्योंकि आप एल्गोरिथम बना रहे हो, तो आपको पता नहीं आप कौन सी लूप यूज़ करोगे, इसलिए आप लिखोगे रिपीट स्टेप। ये वाले बिलो स्टेप्स, इनको हम नंबर दे देंगे 3 and 4। 3 and 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये थर्ड नंबर स्टेप हो गया, ये फोर्थ नंबर स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप हो गया।
सो रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल। अब यहाँ पे वाइल आपका लैंग्वेज का नहीं है, इंग्लिश का मतलब है कि वाइल जब तक आपकी आई की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक रहे, अपर बाउंड तक। आई की वैल्यू को हमने एल से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक लेके जाएंगे। हमने लोअर बाउंड से स्टार्ट किया, अपर बाउंड तक हम लेके चले गए। हम हर वैल्यू को असेस करते रहेंगे, उसके बाद ये वाला को प्लस प्लस करते रहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, एंड ऑफ स्टेप 2, आपका जो 2 स्टेप है उसकी जो लूप है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में आपको एल्गोरिथम के लास्ट में लिखना होता है रिटर्न। तो अगर आपके पास ये वाला एल्गोरिथम है तो आप इसको किसी भी जो लैंग्वेज है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो है इनकी कम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है। तो कम्प्लेक्सिटी की हमने नोटेशंस पढ़ी थी, तो हम नॉर्मली जो बिग ओ के साथ बात करेंगे, और बिग ओ में भी हम वर्स्ट, बेस्ट और जो है एवरेज केस की बात करेंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन जो भी एल्गोरिथम है। तो इस केस में तो क्या है कि आपका जो है सिंपल सी बात है कि आपको n तक वैल्यू सारी की सारी असेस करनी है, यानी कि आपको 1 से लेकर n तक सभी वैल्यू असेस करनी है। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ n, मतलब इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अगर ये 5 है तो 5 टाइम्स ये चलेगा, अगर ये 6 है तो 6 टाइम्स, अगर ये आपके पास 10 इसका साइज़ है तो ये 10 टाइम्स चलेगा। तो इसलिए इसका जो कम्प्लेक्सिटी है वो सीधी बन गई आपकी ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका वो है सर्चिंग। जो नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है वो सर्चिंग। अब सर्चिंग जो है यहाँ पे 2 तरह की होती है, लीनियर और बाइनरी। ये 2 तरह की सर्च जो है हम एरे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो लीनियर की बात कर लेंगे। तो लीनियर का मतलब क्या है, सिंपल आपको जैसे कुछ एरे दे दिए तो आपने स्टार्टिंग से पहले वैल्यू को चेक किया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। आप ऐसे करते हैं कि जब तक आपको वैल्यू नहीं मिल जाती उसे हम बोलते हैं लीनियर सर्च। सिंपल आप स्टार्टिंग ऑफ द एरे से कंपेयर करना शुरू करते हो और तब तक करते जाते हो जब तक आपको एलिमेंट मिलता नहीं है। तो लास्ट में क्या होगा, या तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा या फिर आप सारी की सारी वैल्यूज़ से गो थ्रू हो जाओगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, इस तरफ को हम जा रहे हैं, तो ये आप 25 को सर्च कर रहा था इसलिए इसने लिख दिया स्टॉप हेयर। अगर ये 25 नहीं मिलता तो ये आगे भी सर्च करता, लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता। तो या तो हमें यहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा या हम जो है एलिमेंट के जो है वो लास्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब हमने एल्गोरिदम में कन्वर्ट करना होता है तो हम पहले जनरल सी बात कर देते हैं कि हम क्या करेंगे, हम लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, हर एलिमेंट को असेस करेंगे, एक हम आइटम या एक कोई हम वैल्यू ले लेंगे जिसको हमने सर्च करना है। जैसे आइटम इज इक्वल टू 25 कर दिया तो हम इसको कंपेयर करेंगे 25 के साथ। अगर येस है तो एग्जिट कर जाएंगे, अगर नहीं है तो आगे चले जाएंगे। इसको फिर कंपेयर करेंगे इसके साथ, अगर ये वैल्यू ओके है, सेम है, तो इट मीन्स हम एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम आगे चले जाएंगे। तो इस तरह करते करते ये जो हम फाइनली यहाँ तक पहुँच जाएंगे या हम लास्ट तक पहुँच जाएंगे। तो इसको जब हमने एल्गोरिदम में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, वो मैंने अब डायरेक्टली जो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं बुक से, आपके अंशुमन शर्मा की बुक है तो वहीं से मैंने ये एल्गोरिदम उठा रखे हैं, तो मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ। तो हमने ये नाम दे दिया एल सर्च, ये आप कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद ए आपके पास बेस एड्रेस होगा या आप इसको एरे मान के चलोगे, आपके पास एरे है ये। एन टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी होंगी, आइटम जिसको आपने सर्च करना है। तो ये आपका एक अलग से मॉड्यूल बन गया। तो इधर इन्होंने डिटेल आपको ऐसे देनी पड़ती है कि गिवन है 1 डायमेंशनल एरे, ए जो है 1 डायमेंशनल एरे है, एन इसमें टोटल एलिमेंट है, आइटम को हमने सर्च करना है। तो हमने पहले क्या किया, ये हमने अपनी तरफ से जो लॉजिक बना लिया कि हम पहले ही लोकेशन की वैल्यू को जो है सेट कर देंगे। मतलब लोकेशन की वैल्यू हमने पहले -1 सेट कर दी। अगर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको लोकेशन की वैल्यू आपकी अपडेट नहीं होती, ये -1 की -1 रह जाती, इट मीन्स आपको वैल्यू मिली नहीं जिसको आप ढूंढना चाहते थे। अगर इसकी वैल्यू अपडेट होगी तो इट मीन्स आपकी जिसको आप ढूंढ रहे थे वो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। तो हम देख लेते हैं, लोकेशन हमने 1 इनिशियलाइज़ कर ली। यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं 10, 20, 30, 40, तो हम 30 को ढूंढ रहे हैं मान लो। ठीक है, तो आइटम की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी 30, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। फ़िलहाल लोकेशन की वैल्यू जो है हम -1 मान लेते हैं। आपकी लोकेशन की वैल्यू हमने -1 लिख ली है और 10, 20, 30 को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ हम थोड़ा सा एल्गो चला के भी देख लेते हैं, बाद में तो आपको आदत पड़ जाएगी। स्टार्टिंग में आप एक बार देख लीजिए, लोकेशन की वैल्यू को हमने -1 सेट कर दिया, यानी कि हमने सिर्फ इनिशियल किया है। अब ये सिर्फ वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया ताकि इस वैल्यू को हमें अपडेट करना है। फाइनली हम लोकेशन की वैल्यू को ही रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमने आई यानी कि काउंटर वेरिएबल को जो है 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया, यानी कि काउंटर वेरिएबल यहाँ पे आ गया, इस 1 पे पहुँच गया। अब
क्या करना है, हमें आइटम को सर्च करना है। तो सर्च आइटम करने के लिए हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो n तक चलाएंगे, यहाँ तक चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे। और ये इन्होंने लॉजिक ऐसे किया है कि अगर a की वैल्यू a ऑफ i की नॉट वैल्यू है, मतलब a ऑफ i इसके बराबर नहीं है, तो आप i को +1 कर देना। यानी कि पहले आपने 30 के साथ इसको कंपेयर किया, यहाँ पे नहीं है, a ऑफ i जो है आइटम के बराबर नहीं है, तो आप क्या गए, i+1 पे चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा गए, अगली यहाँ पे अब आपका आ गया जो आपकी i की वैल्यू है वो अभी बढ़ के 2 हो गई। तो अब जब आप a ऑफ 2 को आइटम के साथ मैच करोगे, यानी कि 20 को 30 के साथ मैच करोगे, तब भी वैल्यू नहीं आएगी, तब आगे चले जाओ। तो i की वैल्यू क्या होगी अब 3। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना क्या, अब यहाँ पे 3 जब हो गई तो i लेस देन n है, यानी कि 3 लेस देन 4 है, तो ये कंडीशन तो सक्सेसफुल होगी, पर ये वाली कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होगी, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि आपकी 30 = 30 आ जाएगी। तो उस केस में आपका i+1 नहीं गया, आपका एज इट इज़ ये 3 रह गया। अब दोबारा आप चेक कर रहे हो कि इफ़ a ऑफ i की वैल्यू आइटम के बराबर है, वैसे तो इस यहाँ पे ही क्लियर हो गया, पर फिर भी इसने दोबारा चेक किया है कि अगर a ऑफ i की वैल्यू आइटम के बराबर है तो i की वैल्यू लोकेशन में डाल दो, यानी कि लोकेशन की वैल्यू हमने क्या सेट कर दी अभी 3। तो फाइनली आपको लोकेशन आपने ढूंढ ली। ठीक है, तो अब इस एल्गोरिदम में जब आपका वर्स्ट जो बेस्ट केस है, बेस्ट केस क्या बनेगा कि आपको जो आइटम है वो पहली पोजीशन पे मिल जाएगी। तो उस केस में आपका ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा 1, यानी कि आपको एक ही बार चलाना पड़ा या आपको पहली जगह मिल गया। उसके बाद अगर आपका इसका वर्स्ट केस देखोगे तो वर्स्ट केस क्या है, यहाँ तो आपको आइटम लास्ट में मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी ही नहीं। तो दोनों केस में आपको जो है आपको n तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ n वर्स्ट केस। और इसका जो एवरेज केस है वो भी यही बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका n/2 आप लेगोगे, कम से कम आपको हाफ तो जाना ही पड़ेगा। तो जब हर एक के लिए हाफ जाना पड़ेगा, तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे, इसका बुक में फार्मूला है वो मैथमेटिकली आप देख सकते हो कि ये फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, T1.P1 + T2.P2 Tn तक। तो यहाँ पे जो T है ये नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितने आपको करने पड़ेंगे, यानी कि n/, आपको पहली आइटम के लिए एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, दूसरी के लिए दो, तीसरी के लिए 3, चौथे के लिए 4, तो ऐसे करते रहोगे। और P प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है n/2 की, यानी कि हाफ में से आपको तो मिल ही जाएगा, ये भी हाफ में से मिल जाएगा, ये भी कम से कम हाफ में मिल जाएगा, ये भी कम से कम हाफ में मिल जाएगा। तो जब इसकी आप फाइनली कैलकुलेशन करोगे तो ये n ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो जिसने अगर आप बुक में से वो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। उसके बाद इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना तो सिंपल, अगर आपके पास एल्गोरिदम है तो आपको सिर्फ जो है प्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपके वैसे ये जो है आपको प्रैक्टिकल में भी है, तो आपको ये एल्गोरिदम अगर आते हैं तो आपको सी लैंग्वेज में आप ये वाले प्रोग्राम्स जो एज इट इज़ बना सकते हो। बुक में वैसे दिए भी हुए हैं, आप वहाँ से भी रेफर इसको कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है बाइनरी सर्च। नेक्स्ट जो है वो है आपका बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, जैसे आप डिक्शनरी में ढूंढते हो या आप बुक में ढूंढते हो, बुक में तो नहीं, नॉर्मली आप डिक्शनरी में ढूंढते हो। डिक्शनरी में क्या होता है, आपको पता होता है कि डिक्शनरी आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है A to Z। तो आपने मान लीजिए B वाला कोई अक्षर जो है वो ढूंढना है, तो आप क्या करते हो, सीधा डिक्शनरी को ओपन करते हो, कहीं से भी ओपन कर लेते हो, आप देखते नहीं हो। तो बाई चांस अगर आपका E वैल्यू आ गई, मतलब आपको जो वहाँ पे वर्ड्स हैं वो E वाले मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी के इस साइड पे चले जाओगे, लेफ़्ट साइड पे आप डिक्शनरी ओपन करोगे। फिर वो मान लो A वाले खुल जाते हैं, तो फिर आप उसको राइट साइड पे खोल दोगे। ठीक है, मतलब आप इस तरह इसको ढूंढते हो, आइडिया से लगाते हो कि यहाँ तक, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि तुक्का लगाते हो आप, सिंपल कि आप हाफ करके ढूंढने की कोशिश करते हो। आप एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं जाते, आप हाफ करके करते जाते हो। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो सर्च है वो हर बार हाफ रह जाती है। टेलीफोन जहाँ पर भी आपका ऑर्डर, बाइनरी सर्च की क्या है कि आपका जो डेटा है वो हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप जो है वो बाइनरी सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ कर ही नहीं सकते। मतलब ये इसकी पहले ही ये कंडीशन है कि अगर आपका जो एरे है वो सॉर्टेड, ऑर्डर नहीं आप लिखोगे, सॉर्टेड लिखो, ज़्यादा बेटर है। अगर वो सॉर्टेड है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं लगा सकते। और दूसरा आपका क्या इसमें कंडीशन होती है कि आप जो मिडल आइटम है उसको आप डायरेक्टली असेस कर सकते हो। ठीक है, सो इफ़ इट मस्ट प्रेजेंट, हाँ, अब इसमें क्या है कि हम एक्चुअल में इनको दो हिस्सों में तोड़ते रहते हैं। हम पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इसके एल्गोरिथम पे जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए, इसमें क्या है, हमने ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है, BEG बिगनिंग, मतलब आपकी स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है एरे की, और एंड लास्ट कहाँ हो रहा है।
11 पे, 1 पे स्टार्टिंग हो रही है, 11 पे एंड हो रहा है। आपको ढूंढना, इसमें किसी वैल्यू को ढूंढना है, ठीक है। तो मान लीजिए जो आप आइटम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्होंने एग्जांपल ये ले रखी है। तो हम किसी आइटम को ढूंढ रहे हैं, हम 25 को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे 25 को, यहाँ हेयर द सर्च आइटम इज़ 25। तो हो क्या रहा है कि हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली जो है इसको मिडल पॉइंट पे चले जाएंगे। मतलब इसको मिडल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली 11 + 1 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ गया 6। आप क्या कर रहे हो, एंड प्लस बिगनिंग डिवाइड बाय 2। इसका आप फ्लोर लेते हो, सीन नहीं लेते हो। फ्लोर होता है कि नीचे वाली वैल्यू, मान लो 2.5 अगर बाई चांस आपका आंसर आएगा तो आप 2 रखोगे, 3 नहीं लोगे, उसको हम फ्लोर बोल देते हैं। तो उसको ये नीचे वाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से ये लाइनें सीधी रहेंगी ऊपर वाली, और नीचे ऐसे फ्लोर बन जाएगा। तो आपका 11 + 1 12 हो गया, 12 को अपने 2 से डिवाइड किया, 6, आप मिडल पे आ गए सीधे ही। अब आपको क्या पता है कि 25 जो है वो 22 से ग्रेटर देन होगा, कम तो होगा नहीं। तो इसलिए आप क्या करोगे, अब आपने बिगनिंग इज इक्वल टू मिड कर देना है, ठीक है। तो यानी कि बिगनिंग आपका आ गया यहाँ पे मिड + 1। आपने क्या करना होता है, पहले आपने इसको पहले आपने मिडल निकाल लिया, आपने चेक कर लिया कि जो मिडल आइटम है, जो आप जिस आइटम को आप सर्च कर रहे हो, क्या वो उसके बराबर है। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो आप देखिए किस साइड है, उससे ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो अगर उसके ग्रेटर देन है तो आप क्या करोगे, बिगिनिंग को मिडल पे ले आओगे, मिड + 1 पे। तो आपने बिगिनिंग को क्या किया, 7 पे ले आए आप, और जो एंड है वो वहीं का वहीं रह गया। अब आपने मिड दोबारा कैलकुलेट किया, यानी कि 11 + 7/2 किया, तो 18 डिवाइड बाय 2 तो आपका 9 आ गया। अब आपने 48 को चेक किया कि 48 जो है 25 के बराबर है या नहीं है, तो नहीं है। अब ये लेस देन हो गया, तो लेस देन के केस में आप क्या करोगे, एंड को उठा के मिड -1 पे ले जाओगे। तो मिड -1 क्या हो गया, 9। तो आपका जो एंड है यहाँ पे आ गया, एक वैल्यू कम पे आ गया। अब बिगिनिंग आपका वहीं रह गया। अब आपने इसको दोबारा जो है कैलकुलेट करना है। तो अब मिड क्या बनेगा, 8 + 7/2 यानी कि 15/2, तो ये बन गया 7.5। तो हमने क्या बात की, फ्लोर तो हमने लीस्ट वैल्यू लेनी है, यानी कि आपका बिगनिंग क्या बन गया, मिड क्या बन गया, 7, ठीक है। तो अब 7 पे चेक करोगे तो 24 है, ठीक है। तो अब जब 24 है तो 24 से फिर ग्रेटर देन वैल्यू होगी। तो अब बिगनिंग को कहाँ पे लेके जाओगे, अब मिड + 1 पे। तो मिड + 1 यानी क्या हो गया आपका 8, और अब बिगनिंग और एंड क्या बन गया, सेम। एंड आपका पहले ही 8 पे था, अब जो मिडल है वो भी आपका 8 पे पहुँच गया। तो अब इसकी कंडीशन क्या है कि या तो आपको आइटम मिल जाएगी, या आपका जब बिगनिंग और एंड, वो जो बिगनिंग और एंड है वो यहाँ लेस देन, अगर बिगनिंग और एंड ग्रेटर देन हो गया, बिगनिंग जो है वो एंड से बड़ा हो गया, मतलब बिगनिंग की वैल्यू कम होनी चाहिए, स्टार्टिंग की वैल्यू कम होनी चाहिए, लास्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनकेस आपकी बिगनिंग की वैल्यू एंड से ज़्यादा हो गई, या ये बराबर हो गई, तो आपने उसके आगे सर्च नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब बराबर हो गया, तो आपका अभी ये 8 + 8 करोगे तो 8 ही रह जाएगा। तो 8 पे क्या 39 है, तो 39 पे कहीं आपको मिलेगा नहीं। अब उसके आगे अगर आपने चलना शुरू कर दिया, जो प्लस या -1 कर देगा, तो जैसे अभी 25 हम ढूंढ रहे हैं, तो ये लेस देन वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, आपके एंड को इधर को शिफ्ट करने की कोशिश कर देगा। तो वो आपका यहाँ पे ये घूमते रहोगे आप। तो आपका कंडीशन क्या है कि जब आपकी बिगनिंग जो है वो एंड से ग्रेटर देन हो जाती है या इक्वल टू हो जाती है, तब आपने सर्च नहीं करना, तब तक आपको जो आइटम है वो मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव एग्जांपल एक लेके चलते हो कि मान लो हम 48 को ढूंढ रहे थे, हम किसको ढूंढ रहे थे, 48 को। तो आप देखिए, आप पहले लेवल पे नहीं, आपको दूसरे लेवल पे आराम से 48 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लूप कब तक चलाते रहते हो या कब तक सर्च करते रहते हो, यहाँ तो आपको आइटम मिल जाए, यहाँ आपका बिगनिंग और जो एंड है, यहाँ तो आपका बिगनिंग जो है वो एंड से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए, या फिर आपको जो आइटम आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाए। तो दोनों में से एक केस होगा। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो हम देख लेते हैं। तो आपने ये नाम ले दिया बी सर्च, ए एरे है, एन टोटल नंबर ऑफ आपके पास एरे में कितनी वैल्यूज़, और आइटम जिसको आपने ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन जो है वो मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगी, जिसको आपने फाइनली ढूंढ लिया है। बिगनिंग को रिप्रेजेंट करी है, मिड जो है मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करा, और एंड जो है लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करा है। तो ये आपने लोकल वेरिएबल्स ले लिए। तो लोकेशन को हमने फाइनली स्टार्टिंग में जो है -1 सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले हमने लोकेशन को -1 सेट कर दिया, बिगनिंग को स्टार्टिंग में ले गए और एंड को लास्ट में ले गए, इनिशियलाइजेशन कर दी। अब हम आइटम का सर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम 4 और 5 जो है इनको बार बार रिपीट करेंगे।
तो 4 और 5 में क्या कब तक रिपीट करेंगे, जब तक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिनिंग एंड से लेस देन और इक्वल टू है। जब बिगिनिंग की वैल्यू ग्रेटर देन एंड हो गई तो आपको जो है ये स्टॉप करनी पड़ेगी। मैंने पहले आपको बता दिया था कि यहाँ पे इक्वल टू है तो आप इक्वल टू छोड़ दो, एक लूप आगे चले जाओगे तो आपकी जो वैल्यू है ये उल्टी सीधी हो जाएगी, यानी कि बिगिनिंग यहाँ पे एंड आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका बिगिनिंग रह जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो आपने जब एक स्टेप आगे चले जाना है, यानी कि बिगिनिंग की वैल्यू जब ग्रेटर देन एंड हो जाएगी तो आप इसको ख़त्म कर दोगे लूप को। इसलिए हमने लिखा कि कब तक करना है, जब तक बिगिनिंग की वैल्यू जो एंड से कम रहती है या बराबर रहती है तब तक आप करोगे, क्योंकि उसके बाद जब एक स्टेप करोगे तो ये वैल्यू आ ही जाएगी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब क्या करना है, आपने मिड कैसे कैलकुलेट करना है, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। इसको ये देखिए, अब ये जो जैसे ये लाइंस लगा रखी हैं ऐसे ही लगानी है। इसका मतलब क्या है कि आपने फ्लोर, ये फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइटम को चेक करना है कि वो मिड के बराबर है। अगर मिड के बराबर है तो लोकेशन में मिड की वैल्यू अपडेट कर दो और लूप को एग्जिट कर दो, आपको पहली वैल्यू मिल गई पहली लूप में ही। अगर नहीं है, अगर आइटम की वैल्यू जो है वो मिड से ज़्यादा है, यानी कि वो राइट साइड पे हो गई, तो आपने क्या किया, बिगिनिंग को उठा के आप आगे ले गए, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। और अगर आइटम की वैल्यू जो लेस देन है, यानी कि वो लेफ्ट साइड पे है मिड के, तो आप क्या करोगे, एंड को उठा के यहाँ पे ले आओगे इस पोजीशन पे। तो इसलिए एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ये आप कब तक करते रहोगे, जब तक जहाँ तो आपको आइटम नहीं मिल जाती, या फिर आपका, क्योंकि जब आइटम मिल जाएगी तो आप एग्जिट कर दोगे, यहाँ आपका बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है। अगर ये कुछ भी नहीं होता तो एंड में आप रिटर्न लोकेशन ही भेजोगे। लोकेशन की वैल्यू अगर तो मिड के बराबर आ गई, इट मीन्स आपको आइटम मिल गई है। अगर लोकेशन की वैल्यू -1 रह गई है तो आपको आइटम जो है वो नहीं मिली। तो इसी एल्गोरिथम के बेस पे जो है आप इसका प्रोग्राम बना सकते हो सी लैंग्वेज में। अब इसमें क्या है कि जैसे आपका जो बेस्ट केस है, बेस्ट केस क्या है कि पहले ही आपको मिडल में आपको आइटम मिल जाए तो आपका ऑर्डर ऑफ 1 बन जाएगा। और अदरवाइज़ क्या करते हो आप, हर बार जो है आपका जो एरे है वो हाफ रह जाता है। अगर आप पिछले एग्जांपल में देखोगे तो पहले आपका एरे था 11 का, बाद में ये सिर्फ हाफ रह गया, इतना रह गया, हाफ से भी कम ही रह गया। उसके बाद ये 5 थे, 5 के सिर्फ 2 रह गए, 2 का सिर्फ 1 रह गया। तो हर बार क्या होता है कि आपका एरे जो है वो एक वैल्यू कम होता जाता है। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आएगा वर्स्ट केस में आपका ऑर्डर ऑफ log 2n, ठीक है। तो ये आपके जो वर्स्ट केस की कम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आपको क्या एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन तो आपने इसकी थ्योरी बतानी होती है, उसके बाद आपने एल्गोरिथम बनाना होता है और आपको ये वर्स्ट केस और बेस्ट केस की जो कम्प्लेक्सिटी है ये आपको लिखनी होती है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज़ सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में क्या है कि आप सॉर्ट कैसे करते हो, सॉर्ट में यानी कि आपने जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे जो हम एक सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट को आप जैसे बबल का मतलब बुलबुला, पानी का बुलबुला है, जैसे आपका यहाँ पे ये टब है, तो आपके जो भी बुलबुले अगर नीचे भी बनते हैं तो वो हमेशा ऊपर ही आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जब आपका एरे है, एक एरे में आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो इसमें क्या होता है, आप इसमें 2 लूप्स लगती हैं एक्चुअल में। तो इसमें क्या होता है कि हर आप क्या करते हो, पहली केस में अगर आप असेंडिंग कर रहे हो, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम वैल्यू यहाँ पे होगी और सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे होगी। और डिसेंडिंग उल्टा हो जाता है कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू पहली पोजीशन पे है और लोएस्ट वैल्यू लास्ट पोजीशन पे है। तो जब आप आपने एक साइकिल चला ली या आपने एक बार इसको चेक कर लिया तो क्या होगा, जो हाईएस्ट, अगर आप असेंडिंग, हम असेंडिंग का मान के चल रहे हैं अभी कि हम असेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो असेंडिंग में क्या होगा कि हर लूप में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब इट विल मूव द लार्जेस्ट एलिमेंट टू द हाईएस्ट इंडेक्स। जो भी आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है, सबसे जो भी बड़ा आपका एलिमेंट होगा उसको वो हाईएस्ट इंडेक्स यानी कि हाईएस्ट वैल्यू उसको पोजीशन दे देगा हर बार। मतलब आपने एक बार चेक करना, आपने क्या देखना है, सिर्फ ये सबसे बड़ी वैल्यू इसको उठा के सबके लास्ट में भेज दो। उसके बाद दूसरी बार चेक करोगे, उससे जो फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको फिर लास्ट में डाल दो। तो आप क्या करते रहते हो, आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे लास्ट में चलेगी, उसके बाद अगली वाली हाईएस्ट, उसके सेकंड लास्ट में, ऐसे थर्ड लास्ट में, फोर्थ लास्ट, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो इसको समझने के लिए जो बुक से मैंने एग्जांपल उठाई है तो हम ये देख लेते हैं। ये आपका एरे है, आपका यहाँ पे 19 है, 64 है, 98 है, 34 है, 57, 27, 2। तो आपने क्या करना है, आपने अब हमने तो बोल दिया सीधा उठा के रखना, आप उठाओगे नहीं, आप क्या करते रहोगे यहाँ पे स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, आपने
स्टार्टिंग शुरू कर दिया, तो आपने क्या किया, पहले 19 को 64 से, अब इस 2 की जब बात करोगे तो इसमें तो 64 ही बड़ा है, तो आपने क्या चेक करना है कि ए ऑफ आई इज़ लेस दैन ए ऑफ 2, अगर ये वैल्यू यहाँ से कम है तो इट मीन्स ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 19 जो है 24 से बड़ा है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू आपको यहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू लास्ट में लेके जानी है, और यहाँ पे वैल्यूज़ कम होगी, मतलब लेफ़्ट साइड में आपकी हम बोल देते हैं कि स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी और राइट साइड में आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, तो उसी को ध्यान में रखना है। तो 19 अभी लेफ़्ट में है, 64 जो है राइट में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जब अगली वैल्यू चेक करेंगे 64 और 94, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जब अगली चेक करोगे 94 और 34, अब प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तो अब इसको क्या करोगे आप, स्वैप उल्टा दोगे। तो आपका ये देखिए 98 जो थर्ड पोजीशन पे था वो अगली केस में कहाँ पे आ गया, फोर्थ में, और जो 34 था वो थर्ड वाली पोजीशन पे आ गया, मतलब हमने स्वैप कर दिया। अब फिर 98 को 58 के साथ कंपेयर करोगे तो ये फिर अभी ये उल्टा हो गया कि छोटी वाली वैल्यू जो राइट साइड पे चली जाएगी, बड़ी वाली जो है वो लेफ़्ट साइड पे चलेगी, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो आप फिर दोबारा इसको स्वैप कर दोगे, मतलब ये वाली अब यहाँ पे आ जाएगी और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अगली डायग्राम में आप देखोगे तो 57 में यहाँ पे रह गया, 97 यहाँ पे, 98 यहाँ पे आ गया। अब 98 और 27 में फिर आप स्वैप कर दोगे, आगे फिर 98 और 2 में 98 को स्वैप कर दोगे, तो लास्ट में आपका 98 आ जाएगा। तो ये पहला प्रोसेस हुआ, मतलब पहला आपका एक, आप कह लो कि आपने एक बार देखा है अभी, फर्स्ट पास, इसको पासवर्ड यूज़ करते हैं। अब सेकंड पास में क्या होगा, फिर दोबारा 19, 64, 34 कुछ नहीं हो रहा, 64, 57 अब हो रहा है, उल्टा हो गया, तो स्वैप कर दिया। फिर 64 और 27 को इसको भी स्वैप करना पड़ेगा, अब 64 और 2 को फिर स्वैप करना पड़ेगा। अब 64 और 98 को स्वैप नहीं करेंगे तो इट मीन्स ये ओके है। ऐसे ही थर्ड पास में 19, 34 को कुछ नहीं करेंगे, 34, 57 को कुछ नहीं करेंगे, 57 और 27 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ गया। उसके बाद 57 और 2 को भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा आ गया। अब 57 यहाँ तक हो गया, पहुँच गया, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये हम पहले सॉर्ट कर चुके हैं। इसी तरह फोर्थ पास चलेगा, इसी तरह सिक्स्थ पास। तो आप देख सकते हो कि हर पास में, इन एवरी पास, हमने सिर्फ वन वैल्यू को ही अपनी पोजीशन पे ले गया है, यानी कि वो वन वैल्यू बबल की तरह बिहेव कर रही है, वो वन वैल्यू क्या कर बबल की तरह बिहेव करके उस अपनी पोजीशन पे जो है वो जा रही है, इसलिए इसको बबल सॉर्ट बोल देते हैं। अब इसका जब एल्गोरिथम बनता है तो वो इतना ये छोटा सा है। बबल सॉर्ट में क्या है, आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, आपको एरे चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए। तो आप इसमें अब दो लूप्स लगी हैं, दो लूप्स क्यों लगी है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लूप में, क्योंकि देखिए आप एक लूप में सारों को असेस कर रहे हो, जैसे ये हम ये वाला देख लेते हैं, आपका ये थर्ड पास है, आपके एलिमेंट्स कितने हैं 7, तो आप क्या कर रहे हो, इस एक पास में 7 के 7 को असेस कर रहे हो। इसने अगले वाले इसलिए दिखाया क्योंकि उसमें स्वैपिंग हो नहीं रही, इसलिए, अदरवाइज़ वो उसको भी दिखाता। और यहाँ पे भी क्या है, हर पास में आपको हर वैल्यू को असेस करना पड़ रहा है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे इसके स्वैप गिनोगे तो कितने स्वैप आए, इसके सिक्स स्वैप आए हैं। तो देखिए ये एलिमेंट्स कितने थे, इसके 7, तो 6 बार इसने 6 स्वैप लगाए, मतलब 6 पास किए हैं, मतलब 6 बार इसने इसको असेस किया है, और हर बार सारे एलिमेंट्स को असेस किया। तो आप मान के चलो कि 7 टाइम्स तो ये चला ही चला है। तो इसलिए हमारे पास 2 लूप्स लगेंगी, मतलब हर बार सभी को चेक कर रहे हैं। पहली बार भी 7 को चेक कर रहे हैं, दूसरी बार भी 7 को चेक कर रहे हैं, तीसरी बार भी 7 के 7 को चेक कर रहे हैं, चौथी बार भी, पाँचवीं बार भी, छठवीं बार भी। इसलिए आपको 2 लूप्स लगानी पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप देखिए लूप्स कहाँ से लगा रहे हो, रिपीट 2 स्टेप 2, हमने 2 स्टेप को रिपीट करना है, यानी पहली लूप लगा ली, i = 1 से n-1, एक कम लगाई है। आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे 7, तो आपके पास कितने चले हैं 6, तो इसलिए हो गया n-1। उसके बाद जो अगली लूप है वो भी 1 से n-1 6 तक चला, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये 6 बार एग्जीक्यूट हुआ होगा। जैसे यहाँ पे भी हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7, पहली बार 7 हुआ होगा, 6 हुआ होगा, उसके बाद भी ये 6 है, उसके बाद ये कम होता चला गया, यहाँ पे ये 5 रह गया, यहाँ पे ये 4 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, तो ये कम होता चला गया क्योंकि आपकी सॉर्टिंग होती गई, इसलिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ पहली वैल्यू को, फर्स्ट वाली वैल्यू को उससे अगली वाली वैल्यू से चेक कर रहे हो कि अगर वो ग्रेटर देन है, उल्टा है, ये वाला केस, पहले में चले जाते हैं, ये वाला केस, अगर ये वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू, j वाली वैल्यू j+1 से ग्रेटर देन है तो आपने स्वैपिंग करनी है, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं करनी।
तो आप उसी को लॉजिक में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर पहले वाली वैल्यू दूसरी से बड़ी है तो आपने स्वैपिंग का ये तरीका होता है कि पहली वैल्यू को टेम्परेरी में डाल दो, फिर उसमें अगली वाली वैल्यू डाल दो, फिर उसमें आप टेम्परेरी की दोबारा वैल्यू डाल दो। अब आपने पहली लूप एंटर ये वाला जो इफ़ वाला स्ट्रक्चर है ये एंड कर दिया, सेकंड लूप को एंड कर दिया, फर्स्ट को लूप एंड को कर दिया, बस उसके बाद रिटर्न आपने लास्ट में लिखना होता है। तो ये इतना सा आपका लॉजिक बना है, ठीक है। पर इसको समझ में आना चाहिए तभी आप ये याद कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको ये रटाप मारोगे कि आई इज इक्वल टू 1 n-1 तक जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 n-1 तक जाएगा, ए ऑफ जे ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर बाई चांस आपने एग्जाम में इसको लेस देन लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। फ़िलहाल जो है हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये किया, ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब अगला है इंसर्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो इंसर्शन। अब इंसर्शन देखो क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 और 50। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, तो ये ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, मान लीजिए ये ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो अगर तो आपको एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लास्ट में एलिमेंट नहीं ऐड करना, कहीं सेंटर में ऐड करना है, क्योंकि अभी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10, 20 यहाँ पे इसकी जगह बनानी पड़ेगी नए वाले के लिए, और 30 को एक पॉइंट नीचे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद 40 को एक पॉइंट नीचे लेके आना पड़ेगा, 50 को एक पॉइंट नीचे लेके आना पड़ेगा। मतलब 30 कहाँ चला गया 40 की जगह पे, 40 कहाँ चला गया 50 की जगह पे। पर अगर आप लॉजिकली सोचो, जब आप प्रोग्रामेटिकली सोचो, तो अगर 30 को आप 40 की जगह लिख दोगे तो 40 तो रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे 30 लिख हो जाएगा, और 30 को अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो ये भी 30 रह जाएगा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे। तो उसलिए हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, जब हमने इसको सही ढंग से बोलना होता है तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि आप लास्ट से शुरू करो, लास्ट को एक पॉइंट पीछे ले जाओ। अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे, अगर बंदे खड़े हैं तो यहाँ से आप धक्का मारना नहीं शुरू करोगे, इसको बोलोगे पीछे चला जाए, इसको बोलोगे उसके साथ पीछे चला जाए, इसको पीछे चला जाए, फिर यहाँ पे आप अपने आप को रेस्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सीधे यहाँ से घुसे और इसको धक्का मारना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करते। तो यहाँ आप इसको ट्रैक्टर ट्रॉली, अगर बंदा तो चलो फिर भी धक्का मार लेगा, अब अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली की या किसी और की एग्जांपल लोगे तो उस केस में आपको ये लास्ट वाली को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपने 50 को एक लास्ट में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आप 40 ले आए, 40 की जगह पे आप 30 ले आए, और 30 की जगह आपने जो भी इंसर्ट करना है नया वो आप इंसर्ट कर सकते हो 60 इस तरह। तो इसे हम बोलते हैं इंसर्शन। तो इसी का जो आपका एल्गोरिदम है वो हम कैसे लिखते हैं वो देखिए आप। इंसर्ट, आपको एरे मिल गया, एन की वैल्यू मिल गई, के जिसको आपने इंसर्ट के किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और आइटम जिसको आपने इंसर्ट करना है। सो के आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, और आइटम को आपने केथ पोजीशन पे जो है एंटर करना है। आपको आइटम भी पता होनी चाहिए और कौन सी पोजीशन पे एंटर करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पहले आपने आई की वैल्यू एन से इनिशियलाइज़ किया, क्यों? क्योंकि आपने लास्ट से अब शुरू करना है। तो आप क्या करोगे, 3 और 4 स्टेप को कब तक करते रहोगे, जब तक आप के तक नहीं पहुंच जाते, यानी कि जब तक आप इस पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि यहाँ तक ही आपको शिफ्टिंग करने की जरूरत, उसके बाद तो आपको शिफ्टिंग करनी नहीं है। तो इसलिए आपने एन से स्टार्ट किया और आप यहाँ तक चले गए, तो इसलिए लिख दिया आई ग्रेटर देन के। जब तक आई की वैल्यू है जो है आई में क्या है आपका एन है, तो आई की वैल्यू जब तक आपकी के से बड़ी होती है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ आई प्लस 1, यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू अगर थी 5 तो आपने आई प्लस 1 यानी कि 6 में 5 को डाल दिया। उसके बाद आई की वैल्यू माइनस माइनस कर दोगे, 5 पे पहुँच जाओगे, तो आप क्या करोगे 4 की वैल्यू को 5 में डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आप 3 की वैल्यू जो है वो 4 में डाल दोगे, आपकी जो 3 वैल्यू वो खाली हो जाएगी। जब 3 वैल्यू खाली हो जाएगी तो उस ए ऑफ के की जगह आप क्या डाल दोगे, आइटम, ठीक है। और n को आप जो है उसका साइज़ जो है वो रीसेट कर दोगे n+1, क्योंकि n जो स्टार्टिंग में था वो आपका कितना था 5, पर अब कितना हो चुका है 6। तो आप n की वैल्यू क्या कर दोगे 6, और उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे। तो अब इस केस में आपकी जो कम्प्लेक्सिटी बनती है वो आपकी बनती है n, ऑर्डर ऑफ n ही बनती है, क्योंकि इसमें आप जो है मैक्सिमम एक ही लूप लगा रखे हैं। वैसे हमने उसमें पढ़ा था कि आपके की ऑपरेशंस देखते हो तो आपने की ऑपरेशन याद करने होते हैं, इसमें एक ही लूप लग रही है इसलिए ऑर्डर ऑफ n। पहले हमने बबल सॉर्ट किया था, उसमें 2 लग रही थी आपकी लूप्स, ये 1 और 2, ये भी n तक जाएगी, ये भी n तक जाएगी, इसलिए ये n², ठीक है। इसका क्या आनी थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n²। अब आगे देख लेते हैं हम डिलीशन।
डिलीशन में भी वही सेम है। अब डिलीशन में फ़र्क क्या है कि आपको ऊपर को मूव करना पड़ता है। अगर तो आपने लास्ट वैल्यू डिलीट की फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहली वाली वैल्यू डिलीट बीच वाली कोई वैल्यू डिलीट कर दी तो आपको जो मूवमेंट है वो उल्टी करनी पड़ेगी। कैसे, वो हम देख लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और 50 मान लीजिए। तो आपने अभी 30 को डिलीट करना है। 30 को डिलीट कर दिया तो 40 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 50 को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो अब आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है वैल्यू? यहाँ से। अब आपने लास्ट से स्टार्ट नहीं करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी कि k+1 से स्टार्ट आपने करनी है। आप इस तरह से सोच सकते हो। तो अब इसमें क्या किया है हमने, सीधा a की वैल्यू पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और k की वैल्यू पता होनी चाहिए जिसको हमने डिलीट करना है। हमने थर्ड को डिलीट करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आप ओवरराइट कर दोगे, पिछली में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप पीछे से स्टार्ट नहीं करोगे तो 30 यहाँ पे भी लिख हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख हो जाएगा, तो आप ओवरराइट कर दोगे। तो अभी यहाँ पे डिलीट करने का क्या मतलब, उसने ओवरराइट कर दिया सीधा। उसने क्या किया, i = k+1, k से वैल्यू स्टार्ट की, यहाँ से k से स्टार्ट कर दी, n-1 तक गया, यानी कि एक वैल्यू कम तक गया। अब उसने क्या किया, a(i) में i+1, ये कम क्यों गया, क्योंकि हम +1 को यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, इसलिए n-1 तक। k की वैल्यू अभी आप यहाँ पे देख भी लोगे तो a(i) की वैल्यू जो k के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 3 में है, a(3) में हमने क्या डाल दिया, a(4), तो यहाँ पे क्या चला गया 40। ठीक है, अब यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 50 है। अभी ये केस बन गया। अब जब आपका i की वैल्यू +1 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a(4) में आप क्या डालोगे, a(5), यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। अब ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट, मतलब इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाद में डिलीट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अभी n की वैल्यू जो है वो n-1 कर दोगे, तो आपका फाइनली जो आपका एरे है वो ये वाला बन जाएगा, 10, 20, 40 और 50 वाला। ठीक है, तो इस तरह आप ये जो एल्गोरिदम है इनको चला के भी देख सकते हो, इनके प्रोग्राम्स भी बना सकते हो। आप वैसे भी इनको जब मैन्युअली बाई हैंड चलाओगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें आपने मेनली 2D एरेज़ को पढ़ना है। तो जो पहले एरे था वो आपका था लीनियर एरे, उसमें एक ही इंडेक्स हुआ करता था। इसमें क्या होंगे, अब 2 इंडेक्स होंगे। तो अब इसमें आपका एक i होगा, एक आपका j होगा, 2 इंडेक्स हो जाएंगे। जो i है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और j जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आपका जो डाटा है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाता है। इसमें इस तरह हो जाता है आपका ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो पहली है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 रो 1 कॉलम, ये 1 रो 2nd कॉलम, ये लास्ट वाला जो है 1st रो 3rd कॉलम। तो आप इस तरह जो है इसको रिप्रेजेंट करोगे। जो सेकंड वाली है ये होगी 2nd रो 1st कॉलम, ये आएगा 2nd रो 2nd कॉलम, ये आ जाएगा 2nd रो 3rd कॉलम। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, a(1, 1), इसको हम लिखेंगे a(1, 2), इसको हम लिखेंगे a(1, 3). आगे चला जाएगा a(2, 1), यहाँ पे आ जाएगा a(2, 2), यहाँ पे आ जाएगा a(2, 3). तो इस तरह जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हो मल्टी डायमेंशनल एरेज़ को, यानी कि 2D एरे को मेनली। अब 2D एरे का जो साइज़ है इसका हम कैलकुलेट करते हैं रो इनटू कॉलम के साथ, रो इनटू कॉलम के साथ। अगर हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है तो हमारे पास साइज़ क्या है, 4। टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसका जो है वो साइज़ जो है वो कैलकुलेट कर देते हो। इसकी जो अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इसकी 2 तरह की होती है, रो मेजर या कॉलम मेजर। अब हमने क्या पहले स्टडी किया था कि जो आपका मेमोरी है वो एरे को हमेशा कंटिन्यूस मिलती है। तो यहाँ पे भी मेमोरी कंटिन्यूस मिलेगी, पर अभी यहाँ पे रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा है तो हम रो और मेजर और इसको कॉलम मेजर में डिवाइड करते हैं। रो मेजर का मतलब क्या है कि मेमोरी तो कंटिन्यूस मिलेगी पर कैसे मिलेगी, रो वाइज। मतलब पहले वाली रो का नंबर आएगा, उसके बाद दूसरी वाली रो का नंबर आएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए ये 10, 11, 15, 16 है, तो ये सारी की सारी रो यहाँ पे पहले सेव हो गई ऑर्डर में। उसके बाद फिर 2nd रो पूरी की पूरी हो गई, उसके बाद 3rd रो पूरी की पूरी जो है आपकी सेव हो गई, पर है कंटिन्यूस। मेमोरी लोकेशन जो है वो कंटिन्यूस है। तो अगर इसको अभी उल्टा कर दें, यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलम वाइज अगर उसको सेव करते हो तो उसे हम बोल देते हैं कॉलम मेजर। तो आपने पहला कॉलम यहाँ पे पहले सेव कर दिया, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, तो इसे हम बोल देते हैं कॉलम मेजर।
पहले वाले को हम बोल लेते हैं रो मेजर। तो ज़्यादा हम रो मेजर के साथ बात करते हैं, मतलब काम करते हैं, वैसे आप दोनों तरह कर सकते हो। तो अब इसको जब इसमें क्या है कि जब आपने मेमोरी का एड्रेस ढूंढना है, तो हमने पहले भी देखा था, हमने एड्रेस की बात की थी, तो यहाँ पे भी एड्रेस आपको पता होने के लिए क्या पता होना चाहिए, सिर्फ बेस एड्रेस पता होना चाहिए। तो बेस एड्रेस पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप रो मेजर को यूज़ कर रहे हो या आप कॉलम मेजर को यूज़ कर रहे हो। तो आपको अगर बेस एड्रेस पता है तो आप उसमें क्या ऐड करोगे कि आपको जो है रो और आपको एलिमेंट का जो एड्रेस मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अगर ये रो वाइज की बात करते हैं, तो रो वाइज में क्या है कि आपने रोज़ कितनी स्किप करनी है, क्योंकि आपने रो वाइज डाटा सेव किया है, तो पहले आपको रोज़ स्किप करनी पड़ेंगी। तो आप लिखोगे i-1। यहाँ पे हम रोज़ को i के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम को j के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले आपको रोज़ कितनी स्किप करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने स्किप करनी है, हर रो में कितने आपको साइज़ करना है। मतलब जैसे इस रो में भी ये 4 एलिमेंट है, तो आपको चारों को स्किप करना है और मल्टीप्लाई बाय उसके साइज़ के साथ करना है, ठीक है। और आपको क्योंकि कॉलम तक पहुंचना है, तो आपको कौन से कॉलम तक पहुंचना है उसको आप j-1 के साथ रिप्रेजेंट करोगे और दोबारा आपका आ जाएगा कितना आपका साइज़ है। साइज़ आपका यहाँ पे जो सेम ही रहता है, मतलब क्योंकि आपका ये होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। तो इसको जब आप फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे या इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा बेस a प्लस s i-1 n प्लस j-1। तो s जो है आपका कॉमन आ गया। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 200 लिख दिया हमने, यहाँ पे ये वाला आ गया 202, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ठीक है। तो हम जो है इस वाले एलिमेंट का जो है वो एड्रेस ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाले का जो एड्रेस है वो चेंज कर रहा हूँ। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2002, यहाँ पे आना था 4, गलत लिख दिया मैंने, 2004, यहाँ पे आना था 6 और यहाँ पे आना था 8, क्योंकि दो बाइट्स ले रहा है ना। तो ये 200 पे है, ये 202 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 6 पे, ये 8 पे होगा। तो हम 21 का कर लेते हैं। तो i की वैल्यू जो है आपकी क्या आ गई, यहाँ से रो की वैल्यू क्या आई 2 और कॉलम की वैल्यू क्या आई 1। तो j की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब आपको बेस एड्रेस पता है 200, तो आप 200 यहाँ पे लिख लोगे। s आपको 2 पता है, i की वैल्यू क्या आएगी 2, 2 माइनस 1, n आपका आ गया यहाँ पे 4, ठीक है, n आपका आ गया 4 और प्लस j आपका आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 200 प्लस 2 माइनस 1 1, तो ये 4 ही रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जब आप इसको करोगे 8 आ जाएगा, 200 प्लस 8, तो आप यहाँ पे 208 तक पहुँच गए। तो इस तरह आप जो है रो मेजर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैं कॉलम मेजर का सिर्फ फार्मूला आपको इसी तरह बता देता हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फ़र्क क्या पड़ेगा, अब सिर्फ साइज़ का फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे हमने रो का जो n था वो रो का साइज़ था, जो n था वो क्या था, रो साइज़ था कि आपके एक रो में कितने वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ मैं फाइनल फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको बेस एड्रेस पता होना चाहिए, प्लस s कॉमन है, i-1 सेम है, पर अब आपको i को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको कॉलम मेजर में आपको i को स्किप नहीं करना, तो आपको i के साथ s को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है और कॉलम आपके j-1 इंटू m इंटू s, ठीक है। m यहाँ पे क्या हो गया, साइज़ ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे जो कॉलम की m की वैल्यू है वो आएगी आपकी 3। यहाँ पे ये साइज़ क्या है, कॉलम का 3 है, ठीक है। और i की वैल्यू आप यहाँ से उठा के किसी का भी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो ये आपकी कैलकुलेशन जो वो ठीक आनी चाहिए। तो 2D एरे की तरह आप जो है वो 3D एरे भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके फार्मूले भी बुक में दे रखे हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा कुछ एरेज होते हैं, तो वो उनकी सिर्फ मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपके पास होते हैं जैग्ड एरे। सो जैग्ड एरे में क्या होता है कि आपकी जैसे हमने ये 2D एरे की टाइप है। 2D एरे में क्या होता है कि आपका हर रो में सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं होते। जैसे पहली वाली रो में 6 एलिमेंट्स हैं, दूसरी में 10 हैं, तीसरी में 3 हैं, लास्ट वाली में 8 हैं। तो इसे हम बोलते हैं जैग्ड एरे, मतलब जिसमें क्या है कि आपकी हर रो में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो वेरी करते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो, एक पॉइंटर लेते हो,
उस पॉइंटर में फर्दर आप एरे ऑफ पॉइंटर्स लेते हो, मतलब आप एरे ऑफ पॉइंटर्स की हेल्प से जैक्ड एरे को सेव करके रखते हो। एरे ऑफ आपने पॉइंटर्स ले लिए, तो हर पॉइंटर जो है वो हर अलग अलग एरे को, मतलब यहाँ पे इसने इसको 1D एरे कंसिडर किया, इसको भी 1D एरे, इसको भी 1D एरे, तो इसको 1D, मतलब इसने 4 1D एरे का एड्रेस जो वो अलग अलग ढंग से जो है वो सेव करके रखा है। अब इसमें जो प्रॉब्लम ये आती है कि आप किसी भी एलिमेंट को जो है बेस्ड ऑन बेस एड्रेस के, अगर आपको सिर्फ पहली वाली रो के पहली वैल्यू का बेस एड्रेस पता है तो आप उस अकॉर्डिंग जो है ये सभी को असेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको हर रो का साइज़ अलग अलग है, फिक्स नहीं है इसलिए। तो अगर आपको हर एलिमेंट को असेस करना है तो आपको एटलीस्ट हर रो के पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आती हैं आपकी स्पार्स मैट्रिसेस। स्पार्स में क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा होती हैं, मोर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिख देता हूँ। जिस मैट्रिक्स में ज़ीरोज़ ज़्यादा होते हैं उसे हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि स्पार्स मैट्रिक्स में क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरोज़ होती हैं, तो हम बोलते हैं कि हमें ज़ीरो को सेव करने की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं। तो इसमें जो आपकी स्पार्स मैट्रिसेस होती हैं वो उनकी टाइप्स होती हैं। ये ट्राई डायगनल आपकी एक टाइप है, जिसमें आपका ये देखिए ये सेंटर वाला डायगनल में वैल्यूज़ हैं, उसके बाद ये वाले में और ये वाले में, बाकी जो है सारा 0 0, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई डायगनल। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर, मतलब सेंटर वाले से आपका लेफ़्ट साइड पे जो सारी वैल्यू जो नॉन ज़ीरो है, ये डायगनल, ये आपको इसको मेन डायगनल बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया होगा, ये मेन डायगनल है। तो इस डायगनल को इंक्लूड करके और इसके नीचे वाली अगर सारी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो और ऊपर वाली सारी ज़ीरो तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। और इसी तरह अगर डायगनल और डायगनल के ऊपर वाली सारी वैल्यूज नॉन ज़ीरो तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और अगर इर्रेगुलर भी हमारे पास होता है पैटर्न, जिसमें हमें कोई पैटर्न मिलता ही नहीं है, मतलब ज़ीरोज़ तो ज़्यादा हैं इसमें पर इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो इसको हम बोल देते हैं इर्रेगुलर अनस्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ अकरेंस ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, इर्रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स इनको हम बोल देते हैं। तो ये स्पार्स मैट्रिक्स की टाइप है। अब इनको कैसे स्टोर करना, जैसे लोअर ट्रायंगुलर के केस में सिर्फ आप इसको सेव करोगे, इसके केस में सिर्फ ये वाले डाटा को सेव करोगे, ये वाली ज़ीरोज़ को नहीं सेव करोगे, तो उसके अलग अलग मेथड्स आपके होते हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है बुक में वैसे देख सकते हो, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए। सो आई होप कि ये आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इन केस यू फेस एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।